गलत बात है, बाद में फिर दिक्कत हो जाता है ना। जैसे क्लास के दौरान बीच में आओगे तो प्रॉब्लम है। 3:30 में लाइव क्लास था तो था, 3:30 में ऑन कर देना है। अब अगले लाइव क्लास से जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम में एकदम लाइव हो जाना है, और 5 मिनट के अंदर लाइव नहीं हुए तो फिर लाइव नहीं हो पाओगे, फिर लाइव का रिकॉर्डेड देखना। लाइव क्लास के कुछ नियम कानून है ना, बाद में सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आ जाओ, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सबको? वीडियो दिख रहा है? जल्दी रिप्लाई करो, और जो भी लिखना चैट में लिखना। चलो लिखो, चैट करो। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग आज वेक्टर शुरू से पढ़ेंगे, और पहले का जो रिकॉर्डेड वीडियो है उस रिकॉर्डेड वीडियो में लेक्चर 1 जो है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर से है, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले हम लोग को ये भी जानना है कि वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरी है वेक्टर पढ़ना, क्लियर, और भी बहुत सारी चीजें। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया, स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में। सिंपल, क्या है फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, दुनिया का कोई भी चीज जिसे मापा जा सके और तौला जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर। जैसे मास को किलोग्राम में मापते हैं, लेंथ को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में, फोर्स को न्यूटन में, वर्क को जूल में मापते हैं, एनर्जी को जूल में मापते हैं, ये सारा फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन किसी नंबर को, नंबर 1/2 हो, 3 हो, 4 हो, पाई हो, पाई कांस्टेंट हो गया जिसका वैल्यू 3.14 होता है, क्लियर। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज़ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, तो ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिसे नहीं मापा जा सके, नहीं तौला जा सके, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। उसी प्रकार हम जब हंसते हैं तो ये तो नहीं बोलते हैं कि हम 5 kg हंसे, आज 4 kg का खुशी हुआ। हम किसी से प्यार करते हैं 4 kg का, आई लव यू बाई 5 kg, आई हेट यू बाई 3 kg, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। पापा मैं रोया, 2 kg रोया, 4 kg की खुशी हुई मुझे, ऐसा तो नहीं बोलते हो। ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये सब हमारा है ना, हंसना, रोना, दुख, सुख, ये सब भाव है, इसे मेजर नहीं कर सकते हैं, नहीं तोल सकते हैं, है ना। रिलेशन को भी नहीं तोल सकते हो। कभी बोलते हो कि मेरे मौसा जी है, ये तो नहीं बोलते हो अरे ये तो मेरे 10 kg वाले मौसा है, ये तो 5 kg वाले मौसा है, ये 2 kg वाले मौसा है, ऐसा तो नहीं बोलते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसे मापा जा सके और तौला जा सके, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इस चैप्टर में हम लोग स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे मजेदार बात कि बचपन से तुम लोग कुछ भी चीज जोड़े हो, तो जो आप लोग एडिशन भी सीखे, सब कुछ सीखे बचपन से। यहाँ जो सीखोगे कुछ अलग सीखोगे। जैसे बचपन में तुम सीखा कि 3 + 4 को ऐड करते हो तो 7 होता है, तो ये एडिशन जो है वो स्केलर एडिशन है, या इसी को हम लोग अलजेब्राइक मेथड बोलते हैं, है ना। 3 + 4 7 होता है, 4 में से 3 गया, 1 हो गया। ये सब अलजेब्राइक प्रोसेस है। अलजेब्राइक मतलब अलजेब्रा से, जो तुम बचपन से जानते हो। लेकिन वेक्टर में अगर हम 3 और 4 जोड़ेंगे, बात समझना, वेक्टर में 3 और 4 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, यानी 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सोचो कितना जादू होने वाला है।
वेक्टर में 3 + 4 को जोड़ेंगे तो 1 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। हाँ, ये क्लियर है कि 1 से कम नहीं होगा और 7 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इतना वैल्यू मिल सकता है। सोचो, तो बचपन से जो तुम सीखे हो, जोड़ना, घटाना, गुना करना, ये सारा चीज अलजेब्राइक मेथड है, जनरल अलजेब्राइक मेथड है ये। लेकिन अब जो हम लोग सीखेंगे, तो जो पहले से सीखे हुए हैं बचपन से, वह तो काम आएगा ही, उसमें बहुत सारा नया चीज सीखेंगे और मुझे वो बहुत सारा नॉलेज दे के जाएगा, बहुत मजा आएगा। और ऐसे भी फिजिक्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है दुनिया का। अगर इसमें आप लोग डूब गए तो इसके बिना नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकते इसके बिना। आ रहा है आवाज सबको? आवाज आ रहा है? बाबू छेड़छाड़ मत क्या करो। आप एक बार लाइव हो गए तो कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, लगातार देखिए। और लाइव क्लास के दौरान कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। कितना इजी तो है यार, लाइव लेक्चर पे जाना है, ज्वाइन करना है, उसके बाद कोई छेड़छाड़ मत करो, कोई छेड़छाड़ नहीं करो, स्क्रीन भी इधर से उधर नहीं करना है, ठीक है? प्लीज, लाइव क्लास मतलब ऑफलाइन क्लास वाला फील आएगा। तो क्या बोले कि बचपन में 3 और 4 को जोड़े, बचपन के अभी भी जोड़ते हो तो 3 और 4 7 होता है। अब सोचो, 3 और 4 को जोड़ने पे जब इतना वैल्यू मिले तो मजा आएगा कि डबल मजा आएगा? जल्दी बोलो, सोचो। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? वेक्टर एडिशन। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। ये सारा चीज सीखेंगे। 3 + 4 को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वेक्टर पढ़ते क्यों हैं? सोचो, दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में तुम कहीं जाते हो, ठीक है? तो क्या बोलते हो? कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, बोलते उधरे जा रहे हैं, है कि नहीं? कहीं से आते हो तो कोई पूछता है कहाँ से आ रहे हो, तो बताने का मन नहीं रहता तो कहता है इधरे से आ रहे हैं। कहाँ गया था? फलानमा के यहाँ गया था। कहाँ से आ रहे हो? तो चिलनमा यहाँ से आ रहे हैं। तो ये सब तो कोई डायरेक्शन है नहीं। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसे किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाए तो ये क्लियर हो जाता है कि अरे कुछ फोर्स लगाए होंगे, 2 न्यूटन का फोर्स लगाए होंगे या 10 न्यूटन का फोर्स लगाए होंगे। किधर लगाएं ये भी क्लियर हो जाता है। दाएं लगाएं, बाएं लगाएं, ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं, है ना? पूरब के लॉन्ग लगाएं, पश्चिम के लॉन्ग लगाएं, उत्तर के लॉन्ग लगाएं। क्लियर है कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो 2 सेंस वहां से आता है। नहीं, फोर्स लगाएं, ओ मतलब इतना लगाए हैं, इधर लगाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का सेंस है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का, नंबर का सेंस है। जैसे तुम दुकान में जाते हो और बोलते हो कि 5 केजी आटा दीजिए, तो 5 केजी में 5 क्या है? 5 मैग्नीट्यूड है। 5 केजी में 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। कभी बोलते हो कि 5 केजी आटा दीजिए उत्तर दिशा में, अंकल क्या अंकल 5 केजी आटा दीजिए ना उत्तर दिशा में, ऐसा तो नहीं बोलते हो। कोई भी चीज लेते हो तो आदमी अपना लंबाई मापता है तो बोलते हो कि 6 फुट है, कुछ इंच है, 6 फुट है। ये तो नहीं बोलते हो कि 6 फुट लंबाई है उत्तर दिशा में, वो आदमी इतना लंबा चौड़ा है पश्चिम दिशा में, ऐसा तो नहीं बोलते हो, है ना? बिजली दुकान में जाते हो तार खरीदने तो बोलते हो कि 10 मीटर लंबा तार दीजिए। ये तो नहीं बोलते हो कि 10 मीटर लंबा तार पूरब दिशा में दीजिए,
5 मीटर लंबा तार उत्तर दिशा में दीजिए। ऐसा तो नहीं बोलते हो। गाड़ी में टाइम देखते हो, कोई पूछा कितना बजा तो बोला तुम 2 बजे। ये तो नहीं बोलते 2 बजा पूर्व दिशा में, 5 बजा उत्तर दिशा में, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको आप सेंस से पकड़ सकते हैं, उसके शब्दों से पकड़ सकते हैं कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से वो अपने आप को दिखाता है। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है तो किधर है। तो ये सारा चीज को पता लगाने के लिए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं कि उसका डायरेक्शन किधर है। कहीं जाना है, उसका डायरेक्शन निकालना है तो उसके लिए वेक्टर मालूम होना चाहिए। क्लियर। और इसी आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपको वेक्टर समझने में काफी हेल्प करेगा। मान लो हम कुछ सेंटेंस ले रहे हैं, और जब भी कोई चैप्टर को हम शुरू करें तो समझ लेना कि पहला दिन एकदम बेसिक बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से, एकदम समुंदर की गहराई में ले जाएंगे। अभी तो हम वेक्टर शुरू ही नहीं किए हैं, वेक्टर शुरू होगा अगले क्लास में। क्लियर। अभी एकदम बेसिक समझो। फिजिक्स का कोई भी चैप्टर क्यों पढ़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि चैप्टर पढ़ लिए, क्वेश्चन बना लिए, हो गया। बात समझ रहे हो ना। और इसी आधार पे आप देखे होंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स में भी हम बताए होंगे कि हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं। 2 एक्स्ट्रा लेक्चर हम बनाए थे कि हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं। आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि वाकई में क्यों पढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन, क्या जरूरी है डिफरेंशिएशन पढ़ने का, क्या जरूरी है इंटीग्रेशन पढ़ने का। बात समझे। क्योंकि ये सारा चीज सिर्फ 11th में यूज नहीं होगा, जब तक पढ़ोगे तब तक यूज होगा। 11th में, 12th में, बीएससी में, बीटेक में, आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ, जहीं भी जाओगे, कोई भी कोर्स करोगे, ये सारा चीज यूज होगा। इसके बिना फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते। बात आ रही है समझ में। सारा चीज क्लियर है। मजा आ रहा है लाइव में आके? लाइव लेक्चर में मजा आ रहा है? जल्दी रिप्लाई करो। बहुत मजा आएगा, हंसते खेलते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आज तो पहला क्लास है। पक्का, झूठ नहीं। झूठ बोले कौआ काटे, एकदम झूठ नहीं। चलो, तो वेक्टर को समझने के लिए और स्केलर को समझने के लिए हम कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं। मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि राम 5 किलोमीटर गया। बात को समझना, सिर्फ लिखा हुआ है 5 किलोमीटर गया। दूसरा सेंटेंस है राम 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, या ऐसा समझ लो राम 5 किलोमीटर उधर गया। तीसरा सेंटेंस है राम 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है। पहला सेंटेंस में राम कितना गया? 5 किलोमीटर गया। अब 5 किलोमीटर में 5 मैग्नीट्यूड है, किधर गया क्लियर नहीं है। इतना मालूम है कि राम 5 किलोमीटर गया। ये सेंटेंस समझना,
वेक्टर क्यों पढ़ते हैं ये जान जाओगे ना, तो चैप्टर का ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे हवा में। ये जानना बहुत जरूरी है कि वेक्टर पढ़ते क्यों हैं, और मैं फील करवाऊंगा। फिजिक्स पढ़ने लिखने समझने की चीज नहीं है। अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन किए ना, आदित्य फिजिक्स क्लासेस, तो आप इसलिए नहीं ज्वाइन किए हैं कि पढ़ना है, आप इसलिए नहीं ज्वाइन किए कि लिखना है, आप मेरा क्लास इसलिए नहीं ज्वाइन किए हैं कि समझना है, आप मेरा क्लास फील करने के लिए ज्वाइन किए हैं, फिजिक्स से बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए ज्वाइन किए हैं। और इतना बेहतर से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसके बिना नहीं रह पाओगे। जैसे हम फिजिक्स के बिना नहीं रह पाते हैं सुबह से शाम तक, आप भी नहीं रह पाओगे। इतना सुंदर और मजेदार सब्जेक्ट है ये। क्लियर? क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी तुम देखते हो, सारा फिजिक्स है, नेचुरल फिनोमिनन है ये। क्लियर? तो राम 5 किलोमीटर गया, कितना गया, किधर गया, कितना गया ये तो जवाब आया, किधर गया ये जवाब नहीं आया। तो जिस सेंटेंस से कितना और किधर की जानकारी मिले, कितना मतलब हाउ मच, हाउ मच मतलब मैग्नीट्यूड। जिस सेंटेंस से हाउ मच और डायरेक्शन की जानकारी मिले, वो सेंटेंस वेक्टर से रिलेटेड होगा। पहला सेंटेंस है ये तो क्लियर है कि राम 5 किलोमीटर गया, कितना गया 5 किलोमीटर, किधर गया मालूम नहीं, तो यहां पे राम स्केलर की तरह बिहेव करेगा। राम किसकी तरह बिहेव करेगा? स्केलर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? दूसरा में राम कितना गया, 5 किलोमीटर गया, किधर गया, उधर। पहला में तो कोई डायरेक्शन पता नहीं चल रहा था, पता नहीं चला था किधर गया, बस कितना गया ये मालूम है। दूसरा में डायरेक्शन को पता चला कि राम 5 किलोमीटर उधर गया। अभी उधर क्या है? अगर उधर किसी से पूछोगे उधर क्या, तो जवाब देगा। किसी से पूछना तो कि अंकल ये उधर किधर है, बेहोश हो जाएगा, वो सुन के बेहोश हो जाएगा कि उधर किधर है। उधर एक डायरेक्शन है, लेकिन ये डिफिनिट नहीं है ना, तो हमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, डिफिनिट डायरेक्शन से लेना देना है, डिफिनिट। तो चूंकि डायरेक्शन डिफिनिट नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस से सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का पता चल रहा है। और जब अमाउंट का पता चले, मैग्नीट्यूड का पता चले, तो यहां भी राम स्केलर ही है। क्लियर? तीसरा सेंटेंस है राम कितना गया, 5 किलोमीटर, किधर गया, उत्तर की ओर। तो इस सेंटेंस में दोनों चीज मिल रहा है, मैग्नीट्यूड 5, डिफरेंट डायरेक्शन उत्तर की ओर। तो जिस सेंटेंस से मैग्नीट्यूड का भी वैल्यू मिले और डिफिनिट डायरेक्शन मिले, डिफिनिट फिक्स डायरेक्शन, वहां पे वेक्टर का चर्चा होगा। और यहां पे राम वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जिस सेंटेंस से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जानकारी मिले, वो सेंटेंस स्केलर से रिलेटेड होगा। सॉरी, मैग्नीट्यूड का सिर्फ जानकारी मिले तो वह स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जानकारी मिले तो वहां वेक्टर होगा। बात आई समझ में? अभी और सारे एग्जांपल देंगे कि ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं, तब अगले लाइव क्लास हम शुरू करेंगे वेक्टर चैप्टर। क्लियर? अभी तो बस बेसिक जानो आज। करंट इसलिए वेक्टर नहीं है ना, एक बच्चे का डॉट है कि करंट वेक्टर नहीं है, तो पढ़ाएंगे ही आगे। करंट वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरी नहीं है। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 चीजों को फॉलो करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये चीज अगले क्लास में पढ़ाएंगे। क्लियर? इसलिए करंट वेक्टर नहीं है। अभी तो सिर्फ चीजें शुरू हुई है, शुरुआत अभी हुआ, अभी तो फिल्म का ट्रेलर भी नहीं चल रहा है, अभी फिल्म का टीजर आया है।
कोई फिल्म का पहले क्या आता है, टीजर, फिर ट्रेलर, फिर फिल्म, अभी टीजर चल रहा है, तो ट्रेलर में बताएंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अभी बस इतना समझो कि वेक्टर को समझने के लिए सेंटेंस जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सेंटेंस में रहेगा, लैंग्वेज में रहेगा, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हम जैसे बता रहे हैं ये आपको बहुत फायदा करेगा। बात आई समझ में? सब लोग रिप्लाई करें, ये सेंटेंस कैसा लगा आपको, क्या आपको मदद करेगा? सोचो, कितना भी वेक्टर पढ़ लो, अगर हम आपके सामने 5000 फिजिकल क्वांटिटी दे दे और बोले कि इसको छांटो, पिक आउट करो कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, उस समय तुम कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे स्टाइल में पढ़ोगे, आदित्याज स्टाइल में पढ़ोगे, आदित्याज हॉट ट्रिक जानोगे, तो हर जवाब आपके पास होगा। इस तरीके से पढ़ना है। रिप्लाई करें सब लोग। ये सेंटेंस में हम क्या किए, आपको क्या बताना चाहे वो समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी। रिप्लाई करें। अगर ऐसा ऐसा सेंटेंस देंगे तो पकड़ लोगे कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर, जल्दी बोलो। पक्का? जब भी बोले तो रिप्लाई सब लोग करें। आज वाला लेक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज बहुत बेसिक है, कुछ लिखना नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब है वेक्टर हम पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरी है वेक्टर पढ़ना, ये समझाते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं। आप लोग मॉल गए हैं या कोई बिग बाजार गए हैं? जल्दी बताओ। आप लोग मॉल गए हैं, बिग बाजार कभी गए हैं? जल्दी रिप्लाई करो। तुम लोग चैट क्यों नहीं करते हो? लाइव क्लास का मतलब क्या? गए हो, उसमें ट्रॉली देखो, ट्रॉली देखो, ट्रॉली होता है ना ऐसा। मान लो ये ट्रॉली का चक्का है और डंडा ऐसे होता है। देखो ट्रॉली, या घर में सूटकेस होता है, ठीक है ना। तो जब तुम सूटकेस को मूव करवाते हो, घर में जो सूटकेस होता है चक्का वाला, सूटकेस को मूव करवाते हो तो डंडा टेढ़ा क्यों रहता है? या तुम देखते हो ना मॉल में, ये हो गया ट्रॉली और डंडा ऐसे होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि डंडा टेढ़ा क्यों होता है, उसका पकड़ने वाला टेढ़ा क्यों नहीं होता है? कोई तो वजह होगा। दुनिया में कोई भी डिवाइस जो बिजली पे चले, बैटरी पे चले या बिना बिजली बैटरी के चले, चाहे छोटा डिवाइस हो बड़ा डिवाइस हो, सब में फिजिक्स है। एक चाकू भी जो आपके घर में है ना, उसमें फिजिक्स का नियम है। छोटा से छोटा डिवाइस, बड़ा से बड़ा डिवाइस, सब फिजिक्स के आधार पे चलता है। एक जो तुम फुलझड़ी जलाते हो दीपावली में, उसमें भी फिजिक्स लगा हुआ है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं, और इसमें चैप्टर है वेक्टर, तो वेक्टर पढ़ते क्यों हैं, ये फील होना बहुत जरूरी है। जिस दिन इस फील से पढ़ोगे ना कि चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, जैसे खाना खाते हो तो ये मालूम है ना कि क्यों खाते हो, पढ़ते क्यों है वेक्टर, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन इस हिसाब से पढ़ोगे कि चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, उस दिन तुम हाहाकार मचा दोगे दुनिया में, तुमसे टक्कर वाला कोई नहीं होगा। और ये भी बात जान लो
कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ा दिए तो मेरे पढ़ाने के बाद भारत का किसी कोने का स्टूडेंट हो, अगर वो आपसे टक्कर लिया, टक्कर या तो बराबर का होगा या सामने वाला को तुम हरा के लाओगे, क्योंकि हम इतना डेप्थ नॉलेज देंगे, इतना डेप्थ नॉलेज देंगे कि या तो टक्कर बराबर का होगा या तुम हरा के आओगे। बस तुम हमारे सपोर्ट में रहना, हम जो कहें वो सुनना, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि वेक्टर पढ़ते क्यों। अब आइए हम समझाते हैं कि डंडा टेढ़ा क्यों होता है ना। ऐसा नहीं है कि वो ट्रॉली वाला या सूटकेस वाला कोई आदमी 4 मिस्त्री को बुलाया, ठुकवा दिया। वो ट्रॉली का डिजाइन करने वाला या आपके घर में जो सूटकेस है उसका डिजाइन करने वाला भी एक इंजीनियर है, फिजिक्स बहुत अच्छे से जानता है वो। और वो डिजाइन करने का वो बहुत बड़ा पैसा लिया होगा, बहुत बड़ा अमाउंट लिया होगा वो। क्लियर? क्योंकि उसमें फिजिक्स है। अब इसको हम और अच्छे से समझाते हैं। क्यों वेक्टर पढ़ते हैं ये फील करना बहुत जरूरी है। एक तो तुम्हारे सामने एग्जांपल हम दिए कि सूटकेस का, जब सूटकेस को तुम मूव करवाते हो तो उसका डंडा टेढ़ा है, तुम ऐसे पकड़ते हो, है ना, सीधा तो नहीं पकड़ते हो, टेढ़ा पकड़ते हो, वो इजीली मूव होता है। या ट्रॉली का जो डंडा होता है वो टेढ़ा होता है, तुम इजीली मूव करवाते हो, उसमें भी फिजिक्स और वेक्टर लगा हुआ है। और एग्जांपल देते हैं, मान लो ये कोई m मास का बॉडी है, मान लो ये 50 kg का है या 100 kg का है। अब बताओ इसको मूव करवाने के लिए आसान क्या होगा, पुश और पुल, क्या आसान होगा? अगर हम आपको बोले इसको मूव करवाना है तो आपके लिए क्या आसान होगा, पुश या पुल या दोनों? पुश समझते हो ना, धकेलना, पुल माने खींचना। आपके लिए क्या आसान होगा, जल्दी बताओ। है ना, पुश करना आसान होगा। अब आज के बाद अगर कोई जवाब पूछे फिजिक्स में तो ऐसे जवाब मत लिखना, पुश तुरंत या पुल तुरंत। हर चीज का प्रूफ होता है। अब हम इसको फील करवाएंगे कि पुल आसान होगा कि पुश आसान होगा। क्लियर? फील करवाएंगे, ठीक है। और मान लो अगर हम इसको 500 kg कर दिए तो, अब बोलो, अगर हम इसको 500 kg कर दिए तब पुश की पुल? और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम ऐसे खींचो या टेढ़ा भी खींच सकते हो, जो भी करना है। तो फिजिक्स में जवाब देने का तरीका यही है कि आपको प्रूफ मालूम होना चाहिए। क्लियर? आइए मैं आपको प्रूफ बताता हूं कि क्या अच्छा होगा, पुल या पुश। वेक्टर को समझने के लिए आज का क्लास टीजर है, और जानते हो ना टीजर टेलर में क्या होता है, पूरा फिल्म बताया जाता है। तो अभी जो हम प्रूफ बताने वाले हैं इसमें कुछ चीज़ आगे का भी आएगा। तो आपसे उम्मीद यही है कि कुछ चीज़ आगे का है, उसको हम समझाएंगे। क्लियर? लेकिन उसका प्रूफ आने वाले लेक्चर में मिलेगा, मतलब वेक्टर में ही मिलेगा। ठीक है। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 500 kg का है, तो मान लो हम ऐसे मूव करवाए, पुश किए, और मान लो हम बलवान हैं, अगर हम कमजोर रहते तो हमसे तो मूव होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम पुश किए, ठीक है, और एक आदमी पुल किया। एक आदमी क्या किया, इस 500 kg वाला बॉडी को पुल किया। तो हमें ये पता करना है कि पुल अच्छा है कि पुश अच्छा है, ठीक है। या ये 500 kg बॉडी को मूव करवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और, मैं सबका प्रूफ दूंगा। मान लो एक ट्रक कहीं पे रखा हुआ है, मान लो सामान से भी लोडेड है वो, तो क्या हम उसको मूव करवा सकते हैं अकेले? आपको जवाब भेजना है। मैं या आप या कोई सिंगल आदमी एक ट्रक को अकेले खींच सकता है, मूव करवा सकता है? यस और नो। फिल्म वाला बात नहीं है, रियल लाइफ में पूछ रहे हैं, फिल्म वाला बात नहीं है। सन्नी देओल नहीं है कि एक मुक्का मारेगा
तो ट्रक चकनाचूर हो जाएगा। भोजपुरिया फिल्म में तो या साउथ वाला फिल्म में तो बातें अलग है, एक से एक सीन दिखाता है, रियल लाइफ में पूछ रहे हैं। बोलो, आप लोग लिखे नो, मैं बोलता हूं यस। हम एक ट्रक को, मैं क्या आप भी अकेले मूव करवा सकते हो, अकेले। अरे यार जरूरी नहीं है कि हमेशा बल, हमेशा ताकत से चीजें होती है, बुद्धि भी कोई चीज होगा। अब बुद्धि देगा फिजिक्स, बुद्धि कौन देगा? फिजिक्स। हम फिजिक्स के बुद्धि से एक ट्रक को मूव करवा सकते हैं, है ना। एक बुद्धि चाहिए, हमेशा बल नहीं जीतता। सुने हो ना कि बुद्धि बल से ज्यादा बलवान होता है। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम जिसके पास शक्ति है उससे भी जीत सकते हो। क्लियर? चलिए, सारा चीज का मैं प्रूफ बता रहा हूं। मान लो ये ग्राउंड है, जमीन है, अर्थ है, इस पे कोई ब्लॉक है m मास का। हम क्या बोले थे? पुल आसान है कि पुश आसान है, ठीक है। ये तो नहीं बोले थे कि ऐसे पुश करना है या ऐसे पुल करना है ना। मेरा मन, हमको मूव करवाना है, इजीली मूव करवाना है, तो हम ऐसे मूव करवाए, चाहे ऐसे खींच दें या ऐसे फोर्स लगाएं या इसको ऐसे खींचे, मेरा मन। तो मान लो इस बॉडी को हम ऐसे खींचे या रस्सी के हेल्प से खींचे। जब हम इसको खींचे ना तो लाइन टेढ़ा है, लाइन टेढ़ा के कारण एक एंगल बना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ऐसे खींचते तो कोई एंगल नहीं बनता, हम लोग ऐसे खींचे। तो सोचो, अगर लाइन ऐसे जाता, ऐसे खींचते तो कोई एंगल नहीं, हम इस लाइन के थोड़ा ऊपर से खींचे, लाइन टेढ़ा हो गया। जब भी लाइन टेढ़ा होगा वहां पे एंगल बनेगा। और जब भी फिजिक्स में एंगल बने ना तो वहां पे दो वैल्यू होता है, इस फोर्स का दो वैल्यू होगा। एक थीटा के लॉन्ग ये हो जाता है एफ कॉस थीटा, एक हो जाता है थीटा के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। ये वैल्यू अभी बस इतना समझना है कि आपका काम चल जाए। जब हम आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे, और ऐसे भी पहले से रिकॉर्डेड वीडियो में जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखे होंगे वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़े होंगे, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। नहीं भी देखेंगे तो आज का लेक्चर टीजर है, तो बस इतना समझ लो कि जब भी कोई काम किसी एंगल पे होगा, टेढ़ा होगा फिजिक्स में, उसका दो वैल्यू होगा। एक होता है कॉस वाला वैल्यू, एक होता है साइन वाला वैल्यू। एक होता है कॉस वाला वैल्यू, एक होता है साइन वाला वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू हो जाता है एफ कॉस थीटा, ये वाला वैल्यू हो जाता है एफ साइन थीटा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर फोर्स हम ऐसे लगाते तब कोई वैल्यू नहीं होता, एक ही वैल्यू होता। लेकिन जब काम फिजिक्स में एंगल पे होगा, टेढ़ा होगा, तो उसका दो वैल्यू होगा, एक होगा एफ कॉस थीटा, एक होगा एफ साइन थीटा। ये बात बस ध्यान में रखना आज भर, फिर आगे इसका प्रूफ बताएंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है ना, 4-5 क्लास बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर शुरू होता है, वहां बताएंगे। तब तक के लिए क्लियर है? जल्दी रिप्लाई करो। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, जल्दी बोलो। पक्का? जब भी काम एंगल पे होगा उसका दो वैल्यू, एक कॉस वाला और एक साइन वाला, ठीक है। कहोगे सर कॉस किधर, साइन किधर? तो अब तक के लिए हम एक चीज बताते हैं ध्यान रखने के लिए। जैसे मान लो ये एफ लाइन है, ये फोर्स का लाइन है, थीटा बनाया, तो थीटा के एलोंग वाला हमेशा कॉस होगा, थीटा के एलोंग वाला क्या होगा? कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर जो होगा वो साइन थीटा होगा। थीटा के लॉन्ग वाला कॉस थीटा, परपेंडिकुलर साइन थीटा। और मेरे स्टाइल में बोलोगे तो थीटा के सटल कॉस,
थीटा के सटल कॉस हटल साइन, सटल कॉस हटल साइन, सटल कॉस हटल साइन। थीटा के सटल वाला लाइन कॉस दे देना, हटल वाला लाइन साइन दे देना। तब तक ध्यान रखना जब तक कि हम कंपोनेंट आपको नहीं पढ़ाते हैं। कंपोनेंट कब पढ़ेंगे? 4 से 5 लेक्चर बाद। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। चले आगे। अब ध्यान से सोचो। और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है जमीन पर रखा हुआ है, जमीन में सटा हुआ है। तो जब कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी में सटता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो इस जमीन के द्वारा इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तब तक ध्यान रखना कि नॉर्मल का मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। ये ब्लॉक कहाँ सटा हुआ है? जमीन में। तो जमीन इस ब्लॉक को पुश करता है। जमीन इस ब्लॉक को क्या करता है? पुश करता है। जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी में टच होता है, जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी में टच होता है तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। मतलब जमीन ब्लॉक पे एक ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये सारा चीज आगे जानोगे। अरे जो जब भी कोई फिल्म का ट्रेलर देखते हो तो ट्रेलर में बात समझ में आता है कि फिल्म होता है शुरू, तब समझ में आता है। ट्रेलर में बोलता है कि ऐसे से हुआ, और जब पूरा फिल्म देखते हो तो बात सामने आती है। तो सोच लो कि आज ट्रेलर है, पहला क्लास है, घबराना मत, इसका प्रूफ आगे मिलेगा। क्लियर? जैसे पुराने जमाने की फिल्म में क्या होता था, फिल्म शुरू हुआ, हीरो जेल में है, तो कोई मीडिया वाला गया, पूछा क्या हुआ आपके साथ? तो हीरो बोला कि मेरे फैमिली को कोई तहस नहस कर दिया, तो हम भी किसी को मर्डर करके जेल में हैं। तो अब पता चलता है पूरा फिल्म देखने के बाद कि ओ हीरो ऐसे से किया तो जेल में है। तो फिजिक्स भी कुछ ऐसा ही है। सोच लो कि अभी फिल्म स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारा चीज़ का प्रूफ आने लगेगा। ठीक है? तो जब भी कोई बॉडी दूसरे बॉडी में सटता है तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। चूंकि ये परपेंडिकुलर लगता है, 90 डिग्री पे लगता है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल पड़ गया। 90 डिग्री पे लग रहा है इसलिए नाम नॉर्मल पड़ गया। चूंकि बॉडी में मास है और नीचे धरती मैया, और धरती मैया में भी मास, तो मास मास को खींचने लगता है, मास मास को खींचने लगता है। तो धरती मैया इस फोर्स को, इस बॉडी को अपनी ओर खींचने लगी, अपनी सेंटर की ओर खींचने लगे। तो अर्थ जब किसी बॉडी को अपनी सेंटर की ओर खींचती है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट। पहले भी सुना होगा आप लोग, वेट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? mg। सिंपल। धरती मैया में भी मास, ब्लॉक में भी मास, मास दूसरे मास को हमेशा पुल करता है। तो ये धरती मैया जो है, ये धरती मैया जो है इस ब्लॉक को नीचे पुल कर रही है, और वो पुलिंग फोर्स को ही हम लोग वेट बोलते हैं, और उसका वैल्यू होता है mg। तो बताओ इस बॉडी पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है। कौन चीज? नॉर्मल। नॉर्मल किसके कारण? सटने के कारण। ये जमीन में सटा हुआ इसलिए नॉर्मल। mg किसके कारण? धरती मैया के कारण। धरती मैया में भी मास, ब्लॉक में भी मास, मास मास को खींचने लगता है। ये फोर्स किसके कारण? सटा हुआ इसके लिए। ये फोर्स किसके कारण? धरती मैया के कारण। और ये फोर्स मेरा वाला फोर्स, जिस फोर्स से हम बॉडी को ऐसे खींच रहे हैं। तो चूंकि लाइन टेढ़ा है, जब भी लाइन टेढ़ा होगा, टेढ़ा माने एंगल पे, उसका दो वैल्यू होगा, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। ये सारा फोर्स समझ में आया? जल्दी बोलो। इससे पता चलेगा कि ट्रॉली में डंडा टेढ़ा क्यों होता है, वेक्टर क्यों पढ़ते हैं हम लोग, वेक्टर का हमारे जीवन में क्या यूज है, वेक्टर हमारे लिए दुश्मन है कि वेक्टर हमारे लिए दोस्त है, क्या है, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, कितना फायदा हुआ वेक्टर आने के कारण, ये सारा चीज जानने वाले हम लोग।
सारा चीज क्लियर है? नॉर्मल आगे पढ़ोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। सब लोग रिप्लाई करें, जल्दी रिप्लाई किया करो। अभी जितना चर्चा किए इस बोर्ड पे सारा चीज क्लियर है प्लीज। हाँ, कुछ चीजें का प्रूफ आगे मिलेगा, लेकिन इतना बता दिए हैं कि आपको समझ में आए। क्लियर? क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि हम वेक्टर क्यों पढ़ते हैं। क्लियर? क्यों पढ़ते हैं वेक्टर, ये जानना जरूरी है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है बाबू सटन फोर्स। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी में सटेगा, है ना, तो जैसे जमीन पे कोई ब्लॉक रखे हुए हैं, तो जमीन ब्लॉक को ऊपर की ओर ठेलता है, पुश करता है, बोलता है हट हमरा पर से, हट हमरा पर से, हट जा, हट जाओ। तो हटाने वाले फोर्स को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। कहोगे, आप बोलोगे सर हटता क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं हटता है कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है कि नहीं? तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गया। जितना फोर्स ऊपर लगता है उतना ही नीचे लगता है, जितना नॉर्मल लगता है उतना ही धरती मैया वाला फोर्स लगता है। धरती मैया नॉर्मल को बैलेंस कर लिया, धरती मैया कॉन्टैक्ट फोर्स को बैलेंस कर लिया, इसलिए बॉडी चुपचाप वहीं पे है। आया समझ में? जल्दी, कॉन्टैक्ट फोर्स आया समझ में? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी में टच करेगा तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे मान लो अभी हम इस बोर्ड में सट गए, तो ये बोर्ड मुझे पुश करेगा, कहेगा हट। बोर्ड मुझे पुश करेगा, कहेगा हट। क्लियर? पक्का? पक्का समझ में आ रहा है? आप सोचो हो, जब किसी बॉडी को हम टेढ़ा खींचे तो बॉडी किधर मूव करेगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो ये mg जो है, ये mg, ये दोनों को बैलेंस कर लिया। इस डायरेक्शन में ऊपर लग रहा है दो फोर्स, n प्लस एफ साइन थीटा, और नीचे लग रहा है एक फोर्स। तो जितना n प्लस एफ साइन थीटा का वैल्यू होगा उतना अकेले mg का वैल्यू होगा। कहोगे सर वैल्यू कितना होगा? नहीं मालूम, जितना भी हो। मतलब इस ब्लॉक पे लगने वाला ऊपर में दो फोर्स है, यानी ऊपर कितना लग रहा है? नॉर्मल और एफ साइन थीटा। ये दोनों फोर्स को बैलेंस कौन कर लिया? mg। और यही कारण है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में बॉडी कभी मूव नहीं करेगा। क्यों? इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। और यही कारण है कि जब भी किसी टेबल को, आपके घर में जितना भी सामान है, उस सामान को जब तुम टेढ़ा खींचते हो तो कभी हवा में ऐसे चलता है? ना ना, कभी ना ना चलता है। वो कैसे चलता है? जमीन पे ही चलता है। जमीन पे ऐसे खुसक गया, जमीन पे ऐसे घिसक गया, कभी हवा में गया ऐसे। अभी तुम्हारे घर में अगल बगल कोई सामान है, उसको खींचो, टेढ़ा खींचो, क्या कभी वो हवा में जाएगा? वाई डायरेक्शन में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। वाई डायरेक्शन में इसलिए नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन वाला फोर्स, ऊपर नीचे वाला फोर्स बैलेंसिंग है, बैलेंस हो गया। ये धरती मैया वाला फोर्स ये दोनों को बैलेंस कर लिया, n प्लस एफ साइन थीटा को बैलेंस कर लिया। क्लियर? और यही कारण है कि बॉडी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। किधर जाएगा ये भी पता चल जाएगा। पहले ये बोलो, ये समझ में आया? और यही कारण है कि तुम घर में या बाहर में कभी किसी चीज को टेढ़ा खींचते हो तो इस डायरेक्शन में मूव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बैलेंसिंग होता है। क्यों बैलेंसिंग होता है? जितना ऊपर लगता है उतना ही नीचे लगता है। क्लियर? जल्दी रिप्लाई करो। आया समझ में? आया समझ में? मजा आ रहा है? जल्दी बोलो, एकदम फील हो रहा है। जल्दी घर में अगल बगल वाले सामान को तुम खींचो। खींचने के बाद क्या वो ऐसे मूव किया? नना नना नना, वो ऐसे मूव किया होगा। हाँ 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 हाँ, जल्दी, पक्का? चले आगे। आप सोचो,
जब कोई बॉडी पे तुम फोर्स लगाते हो तिरछा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा नहीं, और वो तिरछा भी नहीं जाता है। ऐसे खींचते हो, ऐसे खींचते हो, तो ऐसे तो नहीं जाता है, और ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि इधर वाला फोर्स बैलेंसिंग है, तो किधर जाएगा? इस फोर्स के अलोंग जाएगा। यानी इस बॉडी को मूव करवाने वाला फोर्स कौन है? यही है, मूव करवाने वाला फोर्स, मूव करवाने वाला फोर्स, मूव करवाने वाला फोर्स। यानी F cos थीटा वो फोर्स है, F cos थीटा वो फोर्स है। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये भी निकाल लेंगे, इंतजार करो ना यार, अभी तो टीजर है, अभी फिल्म आना बाकी है, बहुत मजा आने वाला है। ये फोर्स मूव करवाने वाला फोर्स है, और यही कारण है कि जब किसी बॉडी को तुम मूव करवाते हो, जब किसी बॉडी को तुम तिरछा खींचते हो, तिरछा पुल करते हो, तो वो जो मूव करता है जमीन पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूव करता है, हॉरिजॉन्टल को ही एक्स एक्सिस बोलते हो। वो कौन फोर्स होता है? वो F cos थीटा होता है। और इसको तो कोई अपोज नहीं कर रहा है, देखो इसके पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई पीछे फोर्स नहीं लग रहा है। यही कारण है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करता है। बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में सफिशिएंट फोर्स लगेगा। बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में सफिशिएंट फोर्स लगेगा। क्लियर? आया समझ में? आया? पक्का? पक्का? झूठ मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरे सामने ऑफलाइन क्लास में रहोगे तो भी इतना ही पूछते हैं, ऑनलाइन में भी इतना ही पूछते हैं। आया? पक्का? चलो नेक्स्ट चलें। अब एक क्वेश्चन का आंसर और जानना है, पुल और पुश में कौन इजी है। अभी तो ये सब सारा चीज समझ गए। चलो इस चीज को समझने के लिए यहां से एक वैल्यू निकालते हैं, n प्लस एफ साइन थीटा बराबर mg। तो यहां से n क्या हो जाएगा? mg माइनस एफ साइन थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, अरे इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पुल कर रहे हैं, यहाँ पुल कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पुश, अपने आप क्लियर हो जाएगा पुल अच्छा है कि पुश। चलो वैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही समझने वाला चीज़ है। हम इसलिए चीज़ बता रहे हैं ताकि आपको फील हो कि हम वेक्टर क्यों पढ़ते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे नोट्स में मत लिखना, इसको बस समझने के लिए है। चलिए आगे। मान लो अर्थ है, ग्राउंड है, कोई ब्लॉक है m मास का, और इस पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं। पुश करते हो ना, पुश करते हो। चलो तो मान लो ऐसे पुश किया तो यहाँ थीटा बना। इस जब भी फोर्स टेढ़ा लगेगा, एंगल पे होगा, दो वैल्यू। इधर क्या होगा? इधर होगा एफ कॉस थीटा। क्या बोले थे? थीटा के सट्टल कॉस और हट्टल साइन। फिजिक्स में बोलते हैं थीटा के एलोंग कॉस थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर साइन थीटा, और आदित्याज स्टाइल में थीटा के सट्टल कॉस थीटा और हट्टल साइन थीटा। ठीक है, और क्या क्या लगेगा जल्दी बोलो। सटा, जमीन में सटा हुआ है तो नॉर्मल, और धरती मैया वाला फोर्स mg है ना। mg क्या है? धरती मैया वाला फोर्स। धरती में भी मास, धरती में भी मास, ब्लॉक में भी मास, मास को पुल करता है। तो mg को आप वेट बोलो या धरती मैया वाला फोर्स बोलो, या इसको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। क्लियर? अब सोचो, जब ब्लॉक को तुम ऐसे ठेलते हो, ऐसे धकेलते हो, तो भी बॉडी इस डायरेक्शन में नहीं जाता है। जब बॉडी को तुम ऐसे पुल करते हो या ऐसे पुश करते हो, जब भी मूव करता है वो इधर ही मूव करता है,
नहीं, तुम ऐसे पुल करो या ऐसे पुश करो, मूव ऐसे ही करता है, ऐसे कभी मूव नहीं करता है। क्यों? देखो तुम्हारे सामने है। अब नॉर्मल जो है ना, ये दोनों को बैलेंस कर लिया। नॉर्मल जो है जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, n बराबर mg प्लस एफ साइन थीटा। इस साल अब यहाँ पे नॉर्मल चोट्टा निकल गया, बोला हे धरती मैया जितना लगावे के जोर है लगाव, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, यानी नॉर्मल के बराबर हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा। क्लियर? तो बॉडी इस डायरेक्शन में कभी मूव होगा नहीं, कभी नहीं, कोई जन्म में नहीं, कभी मूव नहीं होगा। देख लो पहले क्या हो रहा था, पहले mg इस दोनों को बैलेंस कर रहा था, ऊपर दो फोर्स था ऊपर एक था, तो ये दोनों को ये बैलेंस कर लिया और यही कारण है कि बॉडी ऐसे मूव नहीं किया। अब ऊपर एक नीचे दो, ऊपर एक नीचे दो, ऊपर एक नीचे दो, ऊपर वाला नीचे को बैलेंस कर लिया। और यही कारण है कि तुम बॉडी को ऐसे खींचो, चाहे ऐसे पुल करो, चाहे ऐसे पुश करो, बॉडी ऐसे मूव नहीं करता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बैलेंस हो जाता है। क्लियर? और यही कारण है कि बॉडी ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे बॉडी मूव करेगा किसके कारण? इसके कारण, यही है मूव करवाने वाला फोर्स। बाबू ये जो लैंग्वेज लिखते हैं ना, मूव करवाने वाला फोर्स, मतलब हम आपको फिजिक्स पढ़ाते समय कुछ ऐसा लैंग्वेज लिखूंगा जो लैंग्वेज अट्रैक्शन के लिए है। मतलब फिजिक्स को हिंदी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, अट्रैक्शन से लेना देना है। तुम फिजिक्स को हिंदी इंग्लिश से नहीं पढ़ सकते हो, तुम सीबीएसई से हो, जापान से हो, जर्मनी से हो, आईसीएसई से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिहार बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इसको पढ़ने के तरीका से, इसके अंदाज से, इसके स्टाइल से। क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फिजिक्स में जो लैंग्वेज आएगा ना, उस लैंग्वेज को तभी समझोगे। अब जैसे ये कभी कोई समझ लेगा कि अरे हम या तो सीबीएसई से पढ़े हैं, तो फिजिक्स का जो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम होगा, सोचो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम 10-10 लाइन का रहता है, 20-20 लाइन का रहता है, तो हम इंग्लिश से समझेंगे नहीं। फिजिक्स को हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, उसको प्रैक्टिकल से लेना देना है। इसलिए अट्रैक्शन वाला लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। एफ कॉस थीटा मतलब मूव करवाने वाला फोर्स, सिंपल, क्योंकि इस एफ कॉस थीटा को कोई अपोज नहीं कर रहा है, एफ कॉस थीटा को कोई अपोज नहीं कर रहा है, इसलिए बॉडी इधर मूव कर जाता है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मूव करवाने वाला कौन फोर्स? एफ कॉस थीटा। ठीक है? और यहाँ पे ये जो फोर्स है ये पुश है, यहाँ पे पुश किए हैं और पहले क्या था? पुल। दोनों में मूव करवाने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा। जब हम पुल कर रहे थे तो भी मूव करवाने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस था। जब हम बॉडी को पुश कर रहे थे तो भी मूव करवाने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बैलेंस है। ठीक है? अब समझना है कि पुल आसान है कि पुश आसान है। ठीक है? चलो, 3 कंडीशन। मान लो कोई बॉडी सिंपल जमीन पर रखा हुआ है, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या क्या होगा? सिंपल सटा हुआ तो ऊपर एक नॉर्मल तब लगेगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी में सटेगा, और इसमें मास है तो धरती मैया वाला फोर्स mg, जिसको आप लोग वेट बोलते हो, है ना। सुन, वेट का क्या होता है डिफिनेशन? अर्थ किसी मास वाले बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है, तो अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से खींचती है, पुल करती है, उसको वेट बोलते हैं। अब मेरे स्टार में धरती मैया वाला फोर्स, धरती मैया की जय, धरती मैया की जय। तो सोचो, जब बॉडी सिर्फ जमीन पर रखा हुआ है, बॉडी जब सिर्फ जमीन पर रखा हुआ है, तो इस पे 2 फोर्स लग रहा है, एक सटा हुआ है तो नॉर्मल, एक धरती मैया वाला फोर्स mg। चूंकि बॉडी चल नहीं रहा है, ना इस डायरेक्शन में चल रहा है ना इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब फोर्स बैलेंसिंग है। जितना नॉर्मल है उतना ही mg है, ये दोनों फोर्स बराबर है, तभी तो बॉडी रुका हुआ है। और इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है। हाँ, इसमें लगने वाला फोर्स बैलेंसिंग है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है,
इस डायरेक्शन में जो लग रहा है वो बैलेंसिंग है, इसलिए बॉडी रेस्ट में है। तो यहाँ पे नॉर्मल mg के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब बॉडी जमीन को जकड़ के पकड़ा हुआ है, जकड़े हुआ है। नॉर्मल जो है वो है, जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे नॉर्मल जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे नॉर्मल जो है कांस्टेंट है और वो mg के बराबर है, धरती मैया वाला फोर्स के बराबर है। चूंकि नॉर्मल धरती मैया वाला फोर्स के बराबर है, वह नॉर्मल को ही कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो नॉर्मल या कांटेक्ट फोर्स धरती मैया वाला फोर्स के बराबर है, तो नॉर्मल का जो भी वैल्यू होगा वो मान लो कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर रहा है। नॉर्मल को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बॉडी इजीली मूव हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब हम बॉडी को पुल कर रहे थे, जब बॉडी को हम पुल किए थे तो नॉर्मल कितना के बराबर था, mg माइनस एफ साइन थीटा। जब बॉडी सिर्फ रेस्ट में था, जब कोई फोर्स नहीं लगाए थे, जब बॉडी पे हम कोई फोर्स नहीं लगाए थे तो नॉर्मल mg के बराबर था। और जब बॉडी पे हम फोर्स लगाने लगे तो mg में से कुछ घट रहा है, तो नॉर्मल कम हो रहा है, नॉर्मल कम हो रहा है ना। बोलो, यहां से यहां को देखो, यहां नॉर्मल mg के बराबर है और यहां नॉर्मल mg माइनस एफ साइन थीटा है। तो बोलो नॉर्मल कहां ज्यादा है, इस सिचुएशन में ज्यादा है कि इस सिचुएशन में? यहां ज्यादा है और यहां कम है। आया समझ में? जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो। आया समझ में? नॉर्मल कहां ज्यादा है, जब रेस्ट में तब, जब मोशन में तब? नॉर्मल कब ज्यादा है, जब सिर्फ रेस्ट में है तब या जब मोशन में है तब? जल्दी, रेस्ट में तब ज्यादा है। ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। पक्का? ईमानदारी? सब लोग रिप्लाई करें, बात आ रही है समझ में? अब सोचो, नॉर्मल मतलब ये बोल सकते हो कि अगर बॉडी को मूव करवाना है तो उसका नॉर्मल कम कर दो, उसका कांटेक्ट फोर्स कम कर दो। अगर बॉडी को मूव करवाना है तो उसका नॉर्मल कम कर दो या कांटेक्ट फोर्स कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो गया। अब देखो, अब बोलो, नॉर्मल बढ़ गया? नहीं, नॉर्मल ज़्यादा हो गया। बोलो, जब हम पुश किए थे, जब बॉडी रेस्ट में था तो नॉर्मल mg के बराबर था। जब हम पुल किए तो नॉर्मल था mg माइनस एफ साइन थीटा। जब हम पुश किए तो नॉर्मल हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ पे नॉर्मल ज़्यादा हो गया। जल्दी बोलो, यहाँ पे नॉर्मल ज़्यादा हो गया क्योंकि mg प्लस एफ साइन थीटा है। यहाँ से मिला लो, मिला लो। यहाँ नॉर्मल mg है, यहाँ mg में से कुछ घट रहा है तो नॉर्मल कम हो गया, और यहाँ mg में कुछ जुट रहा है तो नॉर्मल ज़्यादा हो जाएगा। आया बात समझ में? जल्दी, यहाँ पे क्यों ज़्यादा है? क्योंकि mg में कुछ ऐड हो रहा है। अरे जब बॉडी रेस्ट में है तो नॉर्मल mg के बराबर है, और जब मोशन हुआ तो मोशन दो प्रकार का हुआ, एक हो गया पुल वाला, एक हो गया पुश वाला। तो पुल वाला में नॉर्मल में mg में से कुछ घट रहा है इसलिए कम हो गया, और पुश वाला में नॉर्मल के केस में mg में कुछ जुट रहा है इसलिए नॉर्मल ज़्यादा हो जाएगा। बात आई समझ में? जल्दी बोलो, जल्दी। क्लियर है यहाँ तक? क्यों ज़्यादा हुआ नॉर्मल? देख लो यहाँ से, इसमें कुछ ऐड हो रहा है। जल्दी जल्दी। पक्का? अब आप लोग खुद बताइए। यहाँ तो बॉडी रेस्ट में है, चलो यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो बॉडी इजीली मूव कब होगा? मतलब हमारे लिए इजी क्या होगा बॉडी को मूव करवाना? पुल के केस में जब नॉर्मल कम है, या पुश के केस में जब नॉर्मल ज़्यादा है? खुद अंदाजा लगाओ। पुल के केस में नॉर्मल कम है। अरे नॉर्मल माने सटन फोर्स, सटन फोर्स। जब एक बॉडी जमीन के कांटेक्ट में जितना ज्यादा रहेगा उतना मुझे हार्ड लगेगा मूव करवाने में। तो जब हम बॉडी को पुश करते हैं तो नॉर्मल बढ़ जाता है, हाँ या नो?
जब बॉडी को हम पुश करते हैं, धकेलते हैं, तो नॉर्मल ज्यादा हो जाता है, मतलब जमीन के कांटेक्ट में अभी भी है। कोई बॉडी जमीन के कांटेक्ट में जितना ज्यादा होगा, यानी नॉर्मल उसका जितना ज्यादा होगा, उसको मूव करवाना उतना ही हार्ड होगा, उतना ही कठिन होगा। और अगर बॉडी को इजीली मूव करवाना है, इजीली पुश करवाना है, इजीली मूव करवाना है, तो उसका नॉर्मल कम कर दो। नॉर्मल कम मतलब कांटेक्ट फोर्स कम, नॉर्मल कम मतलब कांटेक्ट फोर्स कम, और कांटेक्ट फोर्स कम मतलब बॉडी जल्दी घुसक जाएगा, बॉडी जल्दी घुसक जाएगा, बॉडी जल्दी घुसक जाएगा, बॉडी इजीली मूव हो जाएगा। बोलो क्या अच्छा होगा? जब किसी बॉडी को मूव करवाना है तो हमेशा पुल करना, पुश मत करना। जल्दी बताओ, एकदम फील हुआ? एकदम फील हुआ? पुश और पुल इक्वल कैसे हो जाएगा? पगला है? मूव करवाने वाला फोर्स एक है F cos थीटा, लेकिन इजीली कौन है? पुल, क्योंकि उसमें नॉर्मल कम है। नॉर्मल कम मतलब कांटेक्ट फोर्स कम, कांटेक्ट फोर्स कम मतलब जमीन के कांटेक्ट में एकदम कम है, एकदम इजीली मूव होगा। और पुश के केस में नॉर्मल ज्यादा है, मतलब जमीन के कांटेक्ट में अभी भी बहुत ज्यादा है, उसको मूव करवाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत हार्ड होगा। पक्का? एकदम फील हुआ? जल्दी रिप्लाई करो सब लोग। एकदम फील हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो, या फील हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है? फिजिक्स विजुलाइज हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है, विजुलाइज। बोलो जल्दी बोलो। मेरे साथ मजा आएगा कि डबल मजा आएगा, ट्रिपल मजा आएगा पढ़ने में? चलें, पक्का? तो देखो डायरेक्शन आप समझ में आया ना कि क्यों टेढ़ा बनाया जाता है? टेढ़ा इसलिए बनाया जाता है ना, सूटकेस के डंटा को या ट्रॉली के डंटा को, ताकि वो एंगल बनाए। और जब कोई फोर्स एंगल पे लगता है या कोई काम एंगल पे होता है तो वो काम इजी हो जाता है। ठीक है, चलें बाबू, तो आज इतना ही है ना। आज हम लोग का वेक्टर का टीजर था और टेलर दोनों हो गया। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन? मजेदार, यूजफुल, इनोवेटिव? चलो लिख के हमको बताओ कैसा लगा आज का क्लास? यूजफुल, मजेदार, इनोवेटिव, है ना? विजुलाइजेशन प्लस फील। तब मेरे साथ मजा आएगा बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने नेट रखिए बाबू, या घर के किसी भी कॉर्नर में जहां पे नेटवर्क अच्छा ना, वहां पे पढ़ो, फ्रीज नहीं होगा। मेरे इधर से पूरा बजट है, आप अपना मोबाइल में नेटवर्क रखिए, नेट पूरा रखिए, आपको अच्छा लाइव में मजा आएगा। क्योंकि यहाँ स्टूडियो है, हम लोग स्टूडियो से लाइव होते हैं, तो यहाँ से गड़बड़ी होने वाला बात ही नहीं है ना? समझ में आया बात? महिमा नेटवर्क के कारण ऐसा होता होगा, बस आप मोबाइल में टावर देख वहाँ पर, ऐसा नहीं है। हम बहुत बच्चे का बात बता रहे हैं, हम बच्चे सबको देखे लाइव में, जब वो वीडियो ऑन करता है, नदी किनारे बैठा है ना, बोला हमसे कि सर नदी किनारे बहुत अच्छा नेटवर्क होता है। सोचो कैसा पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो घर से दूर जाके एक नदी के किनारे पढ़ता था, है ना? और ऐसे बहुत सारे बच्चे, कोई छत पे बैठता है, कोई सीढ़ी पे बैठ के पढ़ता है, जहाँ पे नेटवर्क हो वहाँ से पढ़े, नहीं वीडियो फ्रीज होगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहिए। जो जहाँ है यूनिट डायमेंशन वाले यूनिट डायमेंशन का वीडियो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स वाले बेसिक का देखिए, वेक्टर वाले वेक्टर का रिकॉर्ड देखिए।
ओके, अगला लाइव क्लास का रूटीन नोटिफिकेशन में जाएगा, चैट बॉक्स में जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर भी पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले लाइव क्लास में नए एनर्जी और नए उत्साह के लिए।